और देखिए यहाँ पर आपको ये एनजे का सॉरी 4DR का यहाँ पर आपको निबंध है, पार्ट 21 होगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे ये निबंध जो देख रहे हैं उसमें ये पढ़ेंगे, क्या पूर्वोत्तर भारत अब विशेष भारत से कटा महसूस करता है? क्या पूर्वोत्तर भारत अब विशेष भारत से कटा महसूस करता है? अब यहाँ देखिए क्या कि लहू का ये रक्तिम वर्ण रंग है प्रेम का, लहू का ये रक्तिम वर्ण रंग है प्रेम का, सुन रहे हो स्वर ये धीमा धुंधला, सुन रहे हो स्वर, देखो सुन रहे हो स्वर यह धीमा धुंधला, एक दिन अवश्य ही कम पायमान होगा यह धीमा स्वर। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया, ऐसा गौर करो। लहू का यह देखिए, लहू का यह रक्तिम, देखिए यहाँ पर क्या, लहू का यह रक्तिम वर्ण रंग है प्रेम का, सुन रहे हो स्वर यह धीमा धुंधला, एक दिन अवश्य ही कम पायमान होगा यह धीमा स्वर। देखिए यहाँ पर जो खास बात आपको कहा गया, इसको थोड़ा सा देखने प्रयास कीजिए। इसमें जो आपको है देखिए, इसमें कि ये पंक्तियाँ मणिपुरी कवित्री मैम, एक मिनट देखिए आप, आपको यहाँ पे देखिए आपको है, देखिए यहाँ आपको ये पंक्तियाँ मणिपुरी कवित्री मैम चौबी देवी की एक कविता से ली गई है, जिसमें उन्होंने आम पूर्वोत्तरवासी की आत्मा को ही कविता के स्वर दिए हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद, देखिए आज़ादी के इतने सालों बाद ये पूर्वोत्तर आहत है, क्योंकि आज़ादी के वक्त उसे लगता था कि हम हजारों साल स्वतंत्र लोग थे, जिन्हें ब्रिटिश लोगों ने उनसे बगैर पूछे भारतीय संघ में शामिल करा दिया। फिर भी लोगों को लगता था कि उनके घाव भरे जाएंगे, उन्हें भारत की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। ये पर दुर्भाग्य से ना तो सरकार के स्तर पर और ना ही आम जनता की तरफ से ऐसी गंभीर पहल हो पाई। आज स्थिति यह है कि मणिपुर और नागालैंड में कोई शेष भारत से जाता है तो वहाँ कहा है तो इंडिया से आया है। इसी तरह दिल्ली बेंगलुरु जैसे शहरों में रह रहे पूर्वोत्तर वासियों को चिंकी आपको देखिए चिंकी का कर अपमानित किया जाता है, और उनको अपने देश में और उनको अपने देश का नहीं समझता, और उन्हें चाइनीज या नेपाली का यही दृष्टि से देखा जाता है। इस स्थिति को KBC से सीजन 8 के एक विज्ञापन बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। एंकर अमिताभ बच्चन के सामने एक पूर्वोत्तर का प्रतिभागी आता है, उसके लिए स्क्रीन पर पहला ही सवाल आता है कि कोहिमा किस देश में है, इस पर आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभागी ऑडियंस पोल का सहारा लेता है। दर्शकों की तरफ से 100% से लोग उत्तर आता है। इस पर आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभागी देखिए उत्तर आता है इंडिया। देखिए तो अमिताभ प्रतिभागी कहते कि आप बताइए कि आप बताइए, तब प्रतियोगी जो कहता है वही आम पूर्वोत्तरवासी का दर्द है। जानते तो सब है पर मानते कितने हैं, उनके मन में टीस है। देखिए उनके मन में टीस है, दर्द है, वेदना है, एक तरह की विवश छटपटाहट है, पर कहीं ना कहीं मन के एकांत में भारत के से जुड़ा, देखिए पर कहीं ना कहीं मन के एकांत में भारत से जुड़ाव की इच्छा भी है। अब भारत के पाले में गेंद है, उसे तय करना है कि क्या करना है। देखिए यहाँ पर एक कहा इसमें फिर देखिए भूगोल, देखिए यहाँ पर क्या कि भूगोल पूर्वोत्तर को भारत से अलग करता है, यह सच है। पूर्वोत्तर एक पत्ते संकरे चिकन नेक से भारत से जुड़ा हुआ है। उसकी 98% सीमाएं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार तथा चीन से मिलती है, पर भौगोलिक जुड़ाव इतना मायने नहीं रखता। दिल का जुड़ाव होना चाहिए। भौगोलिक जुड़ाव इतना मायने नहीं रखता, दिल का जुड़ाव होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इस पे आप बाकी सेट कर सकते हैं। देखिए क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रांत अलास्का एवं हवाई द्वीप समूह मुख्य भूमि से दूर है। यह देखिए पर पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति रंगे है। होनोलुलु किसी भी मायने में सैन डिएगो या न्यूयॉर्क से कम अमेरिकी शहर नहीं लगता, जबकि उसके पड़ोसी कनाडा का क्यूबेक प्रांत भले ही कनाडा की मुख्य भूमि का भाग हो, पर उसका दिल कनाडाई संघ में कम ही रखती है। फिर यहाँ पे देखिए क्या भारत पूर्वोत्तर, यहाँ पे जो आपको बहुत अच्छी बात कहा गया,
देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए वस्तुतः पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, देखिए वस्तुतः पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एवं नागालैंड की कई चीज़ें देखिए कई चीज़ें मुख्य धारा के भारत से भिन्न है। पूर्वोत्तर का अधिकांश भाग भारतीय शासकों की पहुंच से दूर रहे हैं। वहाँ के निवासी विभिन्न घाटियों पर्वतीय तलहटियों में बिखरे हैं, जिनकी वजह से वे अनेक विशिष्ट संस्कृतियों से युक्त है। उनका भारतीय संस्कृति से विलयन बहुत ही धीमा रहा है। देखिए हम उनका भारतीय संस्कृति से बहुत ही धीमा रहा है। देखिए बहुत ही धीमा रहा है। देखिए आधुनिक राष्ट्रवाद में धर्म की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। आधुनिक राष्ट्रवाद में धर्म की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। जोड़ने वाली एक कड़ी धार्मिक संस्कार एवं संस्कृतियाँ भी होती है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि परंपरा से यह एक कड़वी सच्चाई है कि परंपरा से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का समाज होने के बावजूद भारतीय राष्ट्र को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी भारत की सनातन संस्कृति ही बनी हुई है। देखिए हम क्या कि ये एक कड़वी सच्चाई है कि ये कड़वी सच्चाई है कि परंपरा से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का समाज होने के बावजूद भारतीय राष्ट्र को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी भारत की सनातन संस्कृति ही बनी रही। जहाँ यह कड़ी कमजोर पड़े, राष्ट्रवाद के तार भी कमजोर पड़ने लगे। दक्षिणपंथी व्याख्याकारों का मानना है कि पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज में चर्च की घुसपैठ ने भी पूर्वोत्तर में अलगाव की भावना पैदा की है। वे भारतीय भाषा और प्रतीकों के प्रति उदासीन है, तो कहीं ना कहीं चर्च का रवैया भी जिम्मेदार है। हालांकि अर्ध सत्य है, बड़ा सच यह देखिए यहाँ हालांकि अर्ध सत्य है, बड़ा सच यह है कि अलगाववाद उनके भीतर नहीं, वह तो शेष भारत के नागरिकों में कहीं बैठता है। देखिए वह तो अलगाववाद उनके भीतर नहीं, वह तो शेष भारत के नागरिकों में कहीं बैठता है। उन्हें तो हमारे राष्ट्रीय परिवार की आंख का तारा होना चाहिए था। वे खूबसूरत या आकर्षक लोग संगीत कला एवं साहित्य के धनी है। वे खूबसूरत एवं आकर्षक लोग संगीत कला एवं साहित्य के धनी है। वैभवशाली भूमि के वासी हैं, पर हम लोगों के बीच से मामूली फर्क को सहन नहीं कर सकते। वैभवशाली भूमि के वासी हैं, पर हम लोगों के बीच मामूली फर्क को सहन नहीं कर सकते और दावा करते हैं वैश्विक दुनिया से जुड़ने का। पूर्वोत्तर संभवतः नक्सलवादी भेद के कारण स्वयं को भारत से कटा हुआ महसूस करता है। भूगोल, परिवहन, भाषा, धर्म, इतिहास, राजनीति सबकी दूरियां पाटी जा सकती है, बशर्ते दिलों की दूरी पाटने का प्रयास हो। देखिए दिलों की दूरी पाटने का प्रयास हो। दैनिक जोग्या प्रशांतम वायनुचूर। देखिए यहाँ पर क्या एक जो यहाँ पर कहा गया डैनी जोगी प्रशांत तमांग वाई चुंग। देखिए यहाँ पर क्या वाई चुंग भूटिया, मैरी कॉम, अमित पॉल, कुंजरानी देवी, सौरभी देव बर्मन जैसी फिल्म खेल एवं संगीत की प्रतिभाओं ने इस दिशा में प्रयास किया है। इंडियन आइडल टीवी प्रसारित होने वाला एक संगीत शो टीवी प्रसारित होने वाला एक संगीत शो में कई विजेता पूर्वोत्तर के थे। मैरी कॉम के जीवन पर बनी फिल्म हिट रही। भूपेन हजारिका, देखिए अब भूपेन हजारिका, इंदिरा गोस्वामी, एस.डी. वर्मन जैसे महान प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और इन्होंने पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने का काम किया। रतन थियाम के थिएटर, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य जैसे कलाकारों के प्रयास भी इसी दिशा में है। पर इरोम शर्मिला, मनोरमा देवी तथा दिल्ली एवं बंगलुरु के तमाम पूर्वोत्तर वासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार के कारण पूर्वोत्तर समान नहीं हो पाता। देखिए मणिपुर में उग्रवाद का मुख्य कारण म्यांमार की सीमा से सटा होना और भारत सरकार की ढीली नीतियां हैं। मणिपुर एवं नागालैंड इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा अशांत इलाके हैं। छोटे से मणिपुर में सर्वाधिक उग्रवादी गिरोह काम करते हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अशांति का सबसे बड़ा कारण बन गया। इसके खिलाफ 1.5 दशक से भी अधिक समय तक भूख
देखिए भूख हड़ताल कर चुकी एवं 1.5 दशक यहाँ पे क्या इसके खिलाफ 1.5 दशक से भी अधिक समय तक भूख हड़ताल कर चुकी एवं शर्मिला पूर्वोत्तर के प्रतिरोध की प्रतीक बन गई। 3 दर्जन देखिए 3 दर्जन उग्रवादी गुटों की वजह से वार्ता भी संभव नहीं हो पा रही है। देखिए 3 दर्जन उग्रवादी गुटों की वजह से वार्ता भी संभव नहीं हो पा रही। असम में नागालैंड में वार्ता इसलिए संभव हो पाए क्योंकि उल्फा एवं नागा सोशलिस्ट काउंसिल कमोबेश संपूर्ण असम में नागालैंड के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे, भले ही उनके कई गुट बन गए। पर मणिपुर में वार्ता किससे की जाए यही अनिश्चित है। पर यही अनिश्चित है कि असम की विषम परिस्थितियाँ बांग्लादेशी घुसपैठ से जटिल हुई। इसमें मूल समझ देखिए इसमें मूल असमिया लोग तथा बोडो आदिवासी अपनी पहचान के संकट एवं जनांकीय में परिवर्तन की आशंका से लामबंद हो गए। आज वोट बैंक की घृणित राजनीति ने क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय हितों को बुना करके रख दिया है। अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में समस्याएं छिटपुट है, पर अब भी जोड़ने और सूत्र गायब है। चीनी आक्रमण के भय से इन राज्यों को आधारभूत ढांचे से वंचित रखा गया था ताकि चीन इनका उपयोग करके आगे ना बढ़ जाए पर अब जब भारत इस मन स्थिति से आगे निकल आया है तो भारत को प्राथमिकता के आधार पर ढांचा निर्माण पर काम करना होगा ताकि पूर्वोत्तर वासियों को विश्वास था, गर्व हो कि हम एक उभरती हुई विश्व शक्ति का हिस्सा हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो कुछ मुख्य बातें आपको कही गई। देखिए आवश्यकता है पूर्वोत्तर के घाव भरने तथा प्राकृतिक रूप से संपन्न इस धरती के निवासियों को प्रगतिशील योजना उपलब्ध कराने की। आज पूर्वोत्तर के लोग पूरे भारत में नौकरियां तो करते हैं पर वे ज़्यादातर IT या होटल उद्योग में। हमें वहाँ रोजगार की विविधता उत्पन्न करनी होगी। पूर्वोत्तर में शिक्षा का स्तर अच्छा है पर तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। सबसे पहले आधारभूत ढांचे तथा शिक्षा में सुधार लाना होगा ताकि वहाँ महंगाई कम की जा सके। आधारभूत ढांचे देखिए यहाँ पर क्या आधारभूत ढांचे की कमी से बाहर आने वाली वस्तुएं बहुत महंगी पड़ती है। यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा एवं नौकरियां सुलभ हो तो शायद वे विद्रोही गुटों की तरफ आकर्षित न हो। वस्तुतः आतंकवाद को यहाँ तमाम युवा रोजगार की तरह लेते हैं तब विद्रोही गुटों में शामिल हो जाते हैं। भारत की पूर्व की ओर देखो रणनीति में हालांकि कई तरह के सामरिक खतरे शामिल हैं पर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पूर्वोत्तर भारत को जोड़ना एक जल विभाजक का काम करेगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार को सड़क एवं रेलमार्ग द्वारा पूर्वोत्तर भारत से जोड़ा जाना चाहिए। गंगा मेकांग परियोजना जैसी चीज़ें महान परिवर्तन उपस्थित कर सकती है। चीन भी अपने यूनान प्रांत एवं कुनमिंग सड़क इन क्षेत्रों से जोड़ना चाहता है। हम सावधानीपूर्वक कुनमिंग पहल को भी लागू कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारतीयों को सभी केंद्रीय संस्थानों एवं नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण भी दिया जाना चाहिए। देखिए शेष भारत के लोग को भी पूर्वोत्तर के विद्यालयों में सद्भावना निवास पर भेजना चाहिए ताकि मुख्य धारा के भारत से पूर्वोत्तर का अजनबीपन समाप्त किया जा सके। हमें मित्रवत एवं समान व्यवहार को बदलाव का एजेंट बनाना होगा। पूर्वोत्तर के प्रति शासन प्रशासन में छाई जड़ता को खत्म करना होगा। चीन दुनिया के सबसे मुश्किल तिब्बत के पठार पर रेल बनाकर हमारे नजदीक पहुंच गया है और हम हैं कि अपनी शुतुरमुर्गी नीतियों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमें पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखना होगा कि यह एक समस्या हल करने के हम 4 नई समस्या पैदा न कर ले। हमें पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखना होगा कि एक समस्या हल करने के लिए हम 4 नई समस्या न पैदा कर ले। जैसे नगा समझौते में यदि अरुणाचल, असम, मणिपुर के हित दुष्प्रभावित होंगे तो ये क्षेत्र भी अशांत हो उठेंगे। भारत पूर्वोत्तर के भूगोल को तो नहीं बदल सकता पर अन्य सभी चीज़ें बदलना संभव है। बदलाव की प्रक्रिया अभी तक बड़ी ही धीमी एवं खींच पैदा करने वाली रही है। सबसे पहले हमें अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी। पूर्वोत्तर के नए टीवी चैनल इस बदलाव को दिशा दे सकते हैं। खेल, संगीत, कला, साहित्य से समेत इस धरती को राष्ट्रीय मुख्य धारा में स्थान देना होगा। अपने इतिहास को लेकर पूर्वोत्तरवासी बेहद संवेदनशील है। उनके नायकों प्रतीकों को हमें अपने राष्ट्रीय जीवन का अंग बनाना होगा। राष्ट्रीय जीवन का अंग बनाना होगा। पूर्वोत्तर भारत के लोग अपनी अस्मिता एवं अपनी संस्कृति को बचाए रखना होगा। तो इससे भारतीय राष्ट्र राज्य को क्या ऐतराज हो सकता है। भारत की तो परंपरा ही है विविध संस्कृतियों के साथ प्रवाहमान गंगा जमुनी धारा की। निश्चय ही अगर हम ऐसा
निश्चित देखिए निश्चय ही अगर हम ऐसा कर सकें तो पूर्वोत्तर के लोगों का अलगाव दूर होगा और हमें हमारे राष्ट्र को मजबूती और विविधता देने वाली शक्तियाँ बनेंगे। हमें धैर्य, सकारात्मकता एवं दूरदर्शिता से काम लेना होगा। तोड़ने वाली शक्तियों को पहचान कर उनसे सख्ती से निपटना होगा। निश्चय ही ऐसा करके हम पूर्वोत्तर भारत की आकांक्षाओं या आशंकाओं निश्चय ही ऐसा करके हम पूर्वोत्तर भारत की आशंका एवं समस्याओं को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। फिर आपको आगे हम देखिए जो कहा गया सबसे पहली बात देखिए लोक प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता। देखिए लोक प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ देखिए क्या कि देखिए आपको UPSC 1996 देखिए अब ये पूछा गया था लोक प्रशासन में पारदर्शिता की 1 मिनट इसको पे देखिए इसमें जो हम किए देखिए यहाँ पर आपको कहा गया लोक प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता। यहाँ पर आपको उसको देखिए द्वितीय प्रसारित सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि सूर्य के प्रकाश से अधिक बेहतर कोई रोगाणुनाशक नहीं हो सकता। पारदर्शिता प्रत्येक सरकारी कृत्यों का मंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका अपनी कार्रवाई को खुले में आयोजित करके इस बात को ईमानदारी से अपनाती है। पारदर्शिता से जांच भी सहज रूप में हो जाती है। सूचना का अधिकार व्यवस्था के आगमन ने हमारे देश में प्रशासनिक ढांचे को वास्तव में सही दिशा में ला दिया है। निश्चित रूप से आयोग की टिप्पणी लोक प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कर देती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दूसरे प्रशासनिक यहाँ पर जो कहा गया दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता कर ले श्रीमान देखिए यहाँ पर क्या है कि श्रीमान एम वीरप्पा मोइली ने इस बात की सिफारिश की थी कि कार्यालयीय गोपनीयता अधिनियम ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1927 जो सरकारी सूचना को जनता की पहुंच से इनकार करने का एक आसान बहाना होता है उसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। मोइली ने यह भी कहा कि हमारे राजनेताओं को देखिए यहाँ पर मोइली ने यह भी कहा कि हमारे राजनेताओं को गोपनीयता की शपथ की बजाय पारदर्शिता की शपथ दिलाई जानी चाहिए। देखिए कोई ऐसी सूचना जिसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त रखा जाना अनिवार्य है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अभी कुछ वर्ष पहले की ही बात है कि जब राजस्थान में नए चुने गए सरपंच के एक दल ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में गोपनीयता की शपथ लेने से इनकार कर दिया और उसके साथ पारदर्शिता की शपथ ली। उनका कहना था कि वो अपने कार्यालयीय कार्यों को अपने मतदाताओं से नहीं छुपा सकते जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें चुना है। लेकिन नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन के संस्थापक सदस्य और भारत के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय प्रभाष जोशी ने लोक प्रशासन व्याप्त तमाम विरोधाभासों को एक कहानी के माध्यम से व्यक्त किया था। उन्होंने उज्जैन के एक मुख्य गैलरी की उस कहानी को दोहराया था जो एक छोटी पहाड़ी पर बैठते ही भविष्य द्रष्टा बन गया था। उन्होंने यह कहानी जारी रखते हुए कहा था दिल्ली में रायसीना हिल नामक एक छोटी पहाड़ी है। देखिए दिल्ली में रायसीना हिल नामक एक छोटी पहाड़ी है उस पर जो बैठता है वह एक ही भाषा बोलता है कि यदि आप गड्ढा खोदोगे तो आपको वेल्स का सिंहासन मिलेगा। देखिए एक छोटी पहाड़ी देखिए यहाँ पर क्या दिल्ली में रायसीना हिल नामक एक छोटी पहाड़ी है उस पर जो भी बैठता है वह एक ही भाषा बोलता है कि यदि आप गड्ढा खोदोगे तो आपको वेल्स का सिंहासन मिलेगा। देखिए सरकारों का स्वरूप प्रक्रियाओं में शासन के ढांचे पर उनके प्रभाव में लिपटा रहता है। सरकार की कार्यप्रणाली समझने की आवश्यकता पर विचारधारा हावी हो जाती है। सरकार की कार्यप्रणाली समझने की आवश्यकता पर विचारधारा हावी हो जाती है क्योंकि इससे फर्क है। देखिए यहाँ पर क्या क्योंकि इससे फर्क है यहाँ देखिए क्या कि क्योंकि इससे फर्क देखिए क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठा है। लोगों को उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। देखिए लोगों को उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। लोक प्रशासन में पारदर्शिता शब्द का प्रयोग खुलापन और जवाबदेही के अर्थ में किया जाता है। एक संगठन को तब पारदर्शी माना जाता है जब इसके निर्णय निर्माण और उसके काम करने का ढंग जनता के सामने मीडिया की छानबीन के लिए और सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला हो। प्रशासन देखिए यहाँ पर क्या कि प्रशासन एक पारदर्शी व्यवस्था
सरकार के निर्णय निर्माण में जनता द्वारा सहभागी होने में सहायता करती है। और इस प्रकार देखिए इस प्रकार उसका निचले स्तर तक का योगदान और प्रजातांत्रिक कार्य हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार उसका निचले स्तर तक योगदान और प्रजातांत्रिक कार्य हो जाते हैं। हमारे वतन के पहरेदारों को अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना ही होगा। ऐसे नहीं जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के, ऐसे नहीं जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो अधि सोते हैं सरदार चमन के। चिंता क्या है सोने दो अधि सोते हैं सरदार चमन के, नई रोशनी गले लगाओ आदर सहित कहीं बैठाओ, नई रोशनी गले लगाओ आदर सहित कहीं बैठाओ। ठिठुरती उदासीनता ओढ़े सोया वातावरण जगाओ, धरे हाथ पर देखिए धरे हाथ पर हाथ ना बैठो, कोई नया विकल्प निकालो, जंग लगे हौसले देखिए जंग लगे हौसले मांझ लो, बुझा हुआ पुरुषार्थ जगा लो, जंग लगे हौसले मांझ लो, बुझा हुआ पुरुषार्थ जगा लो। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ जितनी गहरी और व्यापक हो चुकी है, जितनी गहरी और व्यापक हो चुकी है, वे सिर्फ प्रशासनिक सुधारों में निषेध नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक सुधारों, खासकर चुनावी सुधार और राजनीतिक दलों के लोकतंत्रीकरण से ही संभव है। वर्तमान संदर्भ में अच्छी बात यह है कि भ्रष्टाचार खासकर संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक जनभावना दिखाई दे रही है। द्वितीय प्रधान सुधार आयोग ने शासन में नैतिकता नामक अपनी चौथी रिपोर्ट में राजनीतिक न्याय पर प्रशासनिक सुधारों से लेकर ईमानदार लोक सेवकों के संरक्षण के तमाम उपाय सुझाए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोक प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सरकारी भ्रष्टाचार पर भी कुछ लगाम लग सकी है। परंतु हाल के समय में कुछ सरकारों ने ऐसे संकेत दिए कि वे सूचना के अधिकार को और अधिक मजबूत नहीं करना चाहती है, अपितु इसे कुछ कमजोर स्थिति में ही रखना चाहती है। चाहे उनसे बार बार कुछ कमियों को दूर करने को कहा गया है तो उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। भारत में सूचना के अधिकार की व्यवस्था देखिए भारत में सूचना के अधिकार की व्यवस्था के जन आकलन शीर्षक से प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने वालों को डराया या धमकाया जाता है और कई बार उन पर जानलेवा हमले भी किए जाते हैं। जरूरी है कि उनकी सुरक्षा के लिए विशेष ब्लोअर्स कानून को शीघ्र लागू किया जाए, तभी जब पारदर्शिता में नागरिकों के योगदान को सुनिश्चित किया जा सकेगा। कुछ सरकारी कार्यालयों का यह कहना है कि उन पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी देखिए यहाँ पर क्या जानकारी देने का बोझ बढ़ता जा रहा है। और पर इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो जानकारी इन कार्यालयों को बिना मांगे स्वतः ही उपलब्ध करवा देनी चाहिए वे उपलब्ध नहीं करवाते। RTI के लगभग 70% आवेदन ऐसे होते हैं जिन्हें स्वतः ही बिना जानकारी मांगे इन कार्यालयों को उपलब्ध करवा देना चाहिए। सूचना और तकनीकी का लोक प्रशासन में अधिकाधिक सूचना और तकनीकी देखिए यहाँ पर क्या है कि सूचना और तकनीकी यहाँ पर देखिए क्या कि सूचना और तकनीकी यहाँ पर जो खास बात आपको कहा गया सूचना और तकनीकी का लोक प्रशासन में अधिकाधिक प्रयोग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बना सकता है। काफका ने एक बार कहा था कि हर क्रांति का ज्वार बिखर जाता है, पीछे छूट जाता है बस नौकरशाही का कीचड़, लेकिन फिर भी लोकतंत्र जन आकांक्षाओं के आकाश का एकमात्र ध्रुव तारा बना हुआ है। हालात इतने भी ज़्यादा निराशाजनक नहीं है जितना कि वो काफका ने अपने कथन व्यक्त किया। यह भी तो सच है कि हम थोड़ा ही सही अपने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सके हैं। दुख दर्द और संघर्षों के दौर से गुजरते हुए देश मजबूती और संकल्प के साथ निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह सोचना और समझना और समझना ही होगा कि लंबे संघर्षों के दौर में विकसित हमारी जीवन दृष्टि कहीं भटक तो नहीं गई है। और उस समय जब मध्यरात्रि में विश्व सो रहा था और भारत जीवंतता और स्वतंत्रता के साथ जागृत हुआ था, हमने जो वादे किए थे क्या हम उन्हें निभाने में सफल रहे हैं? यहाँ पर देखिए क्या हम उन्हें निभाने में सफल रहे हैं? क्या हम उन्हें देखिए यहाँ पर क्या एक खास बात देखिए यहाँ पर महागाथाओं के आदर्शों को साकार बनाने के कारगर तंत्र दायर करने की जरूरत होती है। सिविल सेवा राज्य का ऐसा प्रशासनिक तंत्र एक ऐसा कार्यकारी ढांचा है जो आदर्शों को यथार्थ में बदलने का औजार बनती है। भारत को ब्रिटिश शासन से एक व्यापक व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र मिला। देखिए यहाँ पर क्या भारत को ब्रिटिश शासन
शासन एक व्यापक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र मिला, लेकिन इस तंत्र की प्रवृत्ति प्रेरणा दृष्टि और दिशा को जन उन्मुख बनाने का काम अभी बाकी है। समाज के बदलाव के लिए देखिए, समाज के बदलाव इस तंत्र के इस संस्कार में बदलाव जरूरी है। इसके लिए इसे अपने आप को साहब नहीं, सेवक तथा नौकरशाही के इस पाती ढांचे को सेवा भाव से अनुप्रमाणित होना होगा। अगर हमारी नौकरशाही अधिक से अधिक पारदर्शिता लचीली नहीं हुई तो पंक्ति के अंतिम आदमी के विकास का सपना अधूरा ही रह जाएगा। प्रशासनिक सुधारों को हम इस बड़े दायरे में देखिए, प्रशासनिक सुधारों को हमें इस बड़े दायरे में देखना होगा। सतही तौर से देखने पर प्रशासनिक सुधार रोजमर्रा के सरकारी कामकाज से जुड़ी अस्पष्ट सी धारणा लगते हैं, लेकिन गहरे अर्थों में ये लोगों के जीवन से जुड़े हैं। सही मायनों में तो प्रशासन देखिए, सही मायनों में तो प्रशासन ही आम जन के लिए सरकार का चेहरा है। चाहे वो गांव का पटवारी हो, भारत सरकार के किसी मंत्रालय का सचिव, चाहे वो ट्रैफिक कांस्टेबल हो या इनकम टैक्स का कमिश्नर, इन सबको अधिक से अधिक पारदर्शी ईमानदार होने की आवश्यकता है। यह तसल्ली की बात है कि देश में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं जिनसे नौकरशाही ज़्यादा जन्मोन्मुख, पारदर्शी, कुशल, कारगर और लोगों का दुख दर्द समझने वाली बन सके। सूचना का अधिकार और लोकपाल जैसे कानून भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रशासनिक सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे बढ़ती वैश्वीकरण की प्रक्रिया का फैलाव हो रहा है। इन चुनौतियों के बीच हमारे प्रशासनिक तंत्र का भी ज़्यादा इन चुनौतियों के बीच हमारे प्रशासनिक तंत्र का भी ज़्यादा चुस्त, पारदर्शी और लचीला होना जरूरी हो गया। जरूरी है कि हमारी मशीनरी अधिक से अधिक संवेदनशील और मानवीय हो। जरूरी है कि हमारी मशीनरी अधिक से अधिक संवेदनशील और मानवीय बने। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया खंड 6 में आर्थिक विषयों का आयत निबंध की बात हम यहाँ पर करते हैं। आर्थिक विषयों का आयत निबंध आपको जो है खंड 6 की बात यहाँ पर की गई है। अब हम देखिए क्या इसमें पढ़ा जो आपको क्या राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार, देखिए क्या राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगी। देखिए ज्ञान और सूचना, यहाँ देखिए ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी देखिए आप क्या ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान युग में बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े अधिकार बहुमूल्य कमोडिटीज बन गए हैं और इसलिए वैश्विक स्तर पर और उनके संरक्षण का जमकर प्रयास किया जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण पिछले 2 दशकों में विश्व भर में सीमा पार लेनदेनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लेकर सब मत भिन्नता। ऐसी स्थिति वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था बौद्धिक संपदा अधिकारों की एक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आज जहां विश्व की सभी विकसित अर्थव्यवस्था बौद्धिक संपदा अधिकारों में संबंधित कानूनों के निर्माण की जोरदार ढंग से पैरवी करते हैं। वही विश्व व्यापार संगठन भी अपने सदस्य देशों में से ट्रिप्स समझौते के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनी संरक्षण और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। यहाँ पर देखिए एक खास बात बल देता है। ऐसे वैश्विक परिदृश्य, यहाँ पर क्या ऐसे वैश्विक परिदृश्य में भारत ने मई 2016 अपनी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा कर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की मांग करती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग और समायोजन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार का कहना है कि नई बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत में रचनात्मक और अभिनव ऊर्जा के भंडार को प्रोत्साहन देने, शोध और विकास को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को मजबूती प्रदान करने को उद्देश्य लाई गई है। साथ ही इस नीति से भारत को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते तथा विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं से संबंध स्थापित करने में आ रही चुनौतियों को हल करने में भी मदद मिलेगी। प्रश्न यह है कि क्या सरकार का दावा महज एक अंदाजा ही है या सचमुच यह नीति अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगी। एक प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर वे कौन सी स्थितियाँ थी जिससे भारत सरकार को नई राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा करनी पड़ी। इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए हमें नीति संबंधी एक विस्तृत विश्लेषण करना होगा। देखिए यहाँ पे जो कहा गया, सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति रचनात्मक भारत अभिनव भारत के लिए कार्य करेगी। बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में समय समय पर आने वाले बदलावों के मद्देनजर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति की समीक्षा की जाएगी। देखिए यह नीति भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम सहित विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कानूनों को अद्यतन करेगी तथा उन्हें मौजूद विसंगतियों और असंगतताओं को दूर कर इस नीति में बौद्धिक संपदा
धारक किंतु कम सशक्त समूह जैसे बुनकरों, किसान और कारीगरों को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रामीण बैंकों या सहकारी बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपदा के अनुकूल ऋण प्रदान किए जाने का भी उल्लेख है। नई नीति के अनुसार मार्च 2017 तक ट्रेडमार्क की जांच और संपदा के अनुकूल ऋण प्रदान किए जाने का भी उल्लेख है। नई नीति के अनुसार मार्च 2017 तक ट्रेडमार्क की जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की समय अवधि को वर्तमान के 8 माह से घटाकर 1 माह तक करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्य के लिए सरकार 100 नए परीक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है। इससे भारत के चारों पेटेंट कार्यालयों में लंबित 2,37,000 आवेदनों के निपटारे में मदद मिलेगी। इस नीति द्वारा सरकार का प्रयास बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को रोककर बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामित्व संबंधी हितों को सुरक्षित करना है। यह नीति बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी रूप में लागू करने तथा उनके सृजन के संबंध में जागरूकता फैलाने पर विशेष बल देती है। गौरतलब है कि यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि गौरतलब है कि पहले कॉपीराइट केवल पुस्तकों और प्रकाशनों को प्रदान किया जाता था, परंतु नवनिर्मित नीति में कॉपीराइट के अंतर्गत संगीत, फिल्म और औद्योगिक रेखाचित्रों को शामिल किया गया। इस नीति के द्वारा भौगोलिक संकेतों, ट्रेडमार्क, पेटेंट और डिजाइनों से जुड़े कानूनों को भी सुसंगत बनाया गया है। अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को आसान बनाने तथा विभिन्न प्रकार के कर संबंधी लाभ देने की योजना बनाई गई है। लेकिन इन प्रावधानों के साथ यह उम्मीद जताई गई है कि इससे बौद्धिक संपदा सृजन में गति आएगी। विभिन्न सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को बौद्धिक संपदा का सृजन कर व्यावसायिक लाभ कमाने का प्रयत्न किया जाएगा। औद्योगिक नीति और संवर्धन देखिए यहाँ पर क्या है कि औद्योगिक नीति देखिए यहाँ पर क्या इसमें जो कहा गया औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का भावी विकास कार्यान्वयन दिशा निर्देश और समन्वय करने वाला नोडल विभाग होगा, परंतु कार्य योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मंत्रालय और विभागों द्वारा उनके सौंपे गए कार्य क्षेत्र में होगी। यदि इतिहास में डालेंगे तो भारत 1986-94 तक चली उरुग्वे दौर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता में बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल होने से रोकने में असफल रहा। वार्ताओं के दौर ट्रिप्स समझौते के रूप में सामने आया। ट्रिप्स समझौते का अनुमोदक देश होने के नाते भारत का यह दायित्व बन गया कि वह बौद्धिक संपदा अधिकारों को विभिन्न रूपों से संबंधित कानून बनाए जो ट्रिप्स समझौते से सुसंगत भी हो। ध्यान है कि ट्रिप्स समझौते से पहले ही भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को शासित करने वाले विधान थे, जैसे पेटेंट अधिनियम 1970 और प्रतिलिपियाधिकार अधिनियम 1957। फिर ट्रिप्स समझौते के उपरांत अनेक विधान बनाए गए, जैसे व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, वस्तु का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, डिजाइन अधिनियम 2001 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 इत्यादि। भारत ने वर्ष 2005 अपने पेटेंट अधिनियम 1970 में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए ताकि उसे ट्रिप्स से सुसंगत बनाया जा सके। फिर देखिए यहाँ पर विकासित देशों के ट्रिप्स समझौते से सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि एक मजबूत ट्रिप्स समझौता अल्पविकसित देशों में लोक स्वास्थ्य के हितों में नहीं होगा। महामारी की स्थिति पेटेंट प्राप्त महंगी दवाएं संबंधित देश में मुश्किलें पैदा कर देगी। इस समस्या के आलोक में आपको 14 नवंबर 2001 को दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन ट्रिप्स समझौता और लोक स्वास्थ्य पर घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा में लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों के अधिकार दिया गया कि वे अपने देश में HIV एड्स, टीबी, मलेरिया और दूसरी महामारियों के फैलने की स्थिति में लोक स्वास्थ्य के हित में अनिवार्य लाइसेंस जारी करने या किसी पेटेंट को मान्यता न देने जैसे कदम उठा सकते हैं। अभी हम उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या भारत ने भी ट्रिप्स समझौते में जोड़े गए इस लचीलेपन का फायदा लेते हुए दवा उद्योग में पेटेंट कानूनों को जनहित के हिसाब से समायोजित किया है। इससे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनियों को भारी दिक्कत महसूस हुई। फलस्वरूप इन कंपनियों ने अमेरिका की दवा निर्माता कंपनियों के नेतृत्व में एक मजबूत संगठन बनाया और अमेरिकी सरकार पर इस मामले में हस्तक्षेप करके दबाव डाला। उसका परिणाम अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग द्वारा लगातार 2 बार भारतीय बौद्धिक संपदा कानूनों
की जांच के रूप में सामने आया। बड़ी-बड़ी दवा कंपनियों ने इस संगठन बड़ी-बड़ी दवा कंपनियों के इस संगठन ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के साथ मिलकर भारत को अमेरिका की विशेष 301 रिपोर्ट में पसंदीदा विदेशी देश के तौर पर नामित कराने की जोरदार कोशिश की। ध्यातव्य कि विशेष 301 है यहाँ पर देखिए, विशेष 301 रिपोर्ट को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय प्रतिवर्ष तैयार करता है और इसमें उन देशों को चिन्हित किया जाता है जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कानूनों के कारण अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में बाधाएं आती है। इन दबावों के चलते भारत औपचारिक तौर पर पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए सहमत हुआ। हालांकि भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी अपनी राष्ट्रीय नीति बनाने का फैसला 8 सितंबर 2014 को ही ले लिया था। लेकिन इसे जारी मई 2016 में किया गया। देखिए इस आशंका को बलवा मिलता है कि अपने अंतर्निहित उद्देश्यों के अतिरिक्त इस नीति के निर्माण में विदेशी दबाव भी एक बड़ा कारक हो सकता है। पिछले कुछ समय से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और भारतीय पेटेंट कार्यालय के अनेक निर्णयों ने भी इसमें अमेरिकी प्रभाव की भूमिका होने के संदेह को बढ़ावा दिया। जैसे पेटेंट कार्यालय ने कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों की परीक्षा के लिए तय दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जो कि देखिए यहाँ पर क्या जो कि सॉफ्टवेयर के पेटेंट की स्पष्ट मनाही के नियम को बाईपास करता है। जब जनहित समूह ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तब जाकर DIPP ने वह संशोधन रद्द किया। पेटेंट कार्यालय ने एस्ट्रोजेनेका कंपनी मधुमेह दवा सक्साग्लिप्टिन के लिए ही फार्मा द्वारा किए गए अनिवार्य लाइसेंस के आवेदन को बिना पर्याप्त कारण बताए अस्वीकृत कर दिया। हितधारकों के जोरदार विरोध के बावजूद पेटेंट कार्यालय ने यकृत शोथ रोधी दवा के पेटेंट को स्वीकृति दे दी। यह स्वीकृति ऐसे समय देते समय कार्यालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि मिस्र जैसे देशों ने इस दवा के पेटेंट को खारिज किया है। इन सब के साथ पेटेंट कार्यालय ने अनेक नियमों में भी संशोधन किया ताकि विदेशी आवेदनों की तीव्र गति से जांच करने की प्रणाली लागू की जा सके। इन सारे तथ्यों के अलावा यह भी सच है कि भारत ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते में से भी भारत ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते से भी जुड़ना चाहता है, जो ट्रिप्स प्लस प्रावधानों को मानते इसी पृष्ठभूमि के साथ भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का निर्माण हुआ। हम जानते हैं रचनात्मक और अभिनवीकरण किसी ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था में वृद्धि तथा विकास के असतत आधार रहे हैं। भारत एक अभिनवकारी समाज रहा है, परंतु इसकी अधिकतम सृजित बौद्धिक संपदा दो कारणों से असुरक्षित रही है। पहला जागरूकता कमी और दूसरा यह अवधारणा की बौद्धिक संपदा संरक्षण की या तो जरूरत नहीं या फिर इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल है। वर्तमान में भारत में प्रचुर मात्रा रचनात्मक तथा अभिनव ऊर्जा का संचार हो रहा है। फिल्म संगीत उद्योग का विकास वैश्विक रूप से किफायती दवाओं को पहुंच में लाने के लिए भारतीय औषध क्षेत्र का योगदान था। विश्व की फार्मेसी बनने में इनका कार्यान्वयन एक सशक्त तथा गतिशील सॉफ्टवेयर उद्योग एक अच्छा विधि हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग आयुर्वेद यूनानी स्थिति एवं योग जैसी समृद्ध तथा बहुरूपी भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति ये भारत की रचनात्मकता एवं अभिनव ऊर्जा का कुछ उदाहरण है। नेशनल IPR पॉलिसी का मुख्य तर्काधार एक विपणन योग वित्तीय परिसंपत्ति आर्थिक औजार के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत में निहित है। इस व्यापक IPR पॉलिसी से जनहित का संरक्षण करते हुए एक ऐसी जनहित का संरक्षण यहाँ पर क्या जनहित का संरक्षण देखिए यहाँ पर क्या कि जनहित का संरक्षण करते हुए एक ऐसी समृद्ध तथा सहायक परिस्थितियों को प्रोत्साहन मिलने की आशा है जो भारत का आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा की संपूर्ण संभाव्यता को उत्प्रेरित करेगी। इस नीति से ऐसी बौद्धिक संपदा संस्कृति पोषित होने की उम्मीद है जो सभी रचनाकारों अभिनवकारों को IPR का सृजन करने संरक्षण करें तथा उसका इस्तेमाल करने के लिए अपनी क्षमताओं का एहसास कराने में उनका मार्गदर्शन करेगी और उन्हें देखिए यहाँ पर क्या करेगी
करेगी और उन्हें कार्यक्षम बनाएगी, जिससे संपत्ति सृजन, रोजगार अवसर तथा व्यवसाय विकास में योगदान मिलेगा। नई नीति के उद्देश्य 3 विधि एवं विधायी ढांचा के अंतर्गत लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई संधियों और ट्रिप्स TRIPS करार में उपलब्ध विधायी लचीलापन का उपयोग जारी रखेगा तथा ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों की चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखेगा। साथ ही भारत ट्रिप्स करार के संबंध में दोहा घोषणा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वचनबद्ध रहेगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत आपातकालीन स्थितियों में दवा निर्माता कंपनियों को अनिवार्य लाइसेंस जारी करने के अधिकार को सुरक्षित रखा है। हालांकि नीति में अनिवार्य लाइसेंस शब्द का उल्लेख नहीं है। यह अनिवार्य लाइसेंस नहीं जारी करने की शक्ति का प्रयोग ही भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के मध्य विवाद का मुख्य विषय रहा है। इस नीति में विवाद देखिए यहाँ पर क्या, इस नीति में विवाद का दूसरा बड़ा बिंदु पेटेंट कानून 1970 का अनुच्छेद 3 को है। यह अनुच्छेद ऐसे मानक तय करता है जिनके आधार पर भारत में किसी आविष्कार को मान्यता दी जाती है। नई नीति इस अनुच्छेद की पुनः व्याख्या की अनुमति भी नहीं देती है। फिर देखिए भारत की यहाँ पर क्या कि भारत की इस प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि बौद्धिक संपदा में निहित संभावना विकास का प्रमुख उपकरण के रूप में है तथा एक मजबूत IPR पॉलिसी ही स्वास्थ्य सुविधा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण तक पहुँच सुनिश्चित करेगी। परंतु इस नीति में इस तथ्य के विश्लेषण का जिक्र नहीं है कि कैसे बीते वक्त में भारत ने एक मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा के अभाव में ही फार्मास्यूटिकल्स तथा अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। देखिए ध्यान है कि बीजों की नई किस्मों को पैटर्न सुरक्षा न देने पर भारत में हरित क्रांति आई थी। 1970 के दशक में मजबूत और बौद्धिक संपदा अधिकारों को नकारने के कारण ही भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के तीसरी दुनिया के देशों की फार्मेसी कहा गया, क्योंकि इसी कारण सस्ती दवाएं उपलब्ध हो पाई थी। इसी कारण नई नीति फार्मा क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं करती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया कि नई नीति बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता था। उनके अधिक से अधिक सृजन की आवश्यकता पर बल दिया गया है, पर कहीं भी उनकी गुणवत्ता, वर्तमान स्थिति और उनके विश्लेषण का जिक्र नहीं किया गया। विदित है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग जहाँ 2011 में 62 थी, वहीं 2016 में 66 हो गई। फिर देखिए हालांकि 2015 में जारी रिपोर्ट में प्राप्त 81वां रैंकिंग से बेहतर है, फिर भी हम विश्व में काफी पीछे हैं। यह सूचकांक नवाचार और रचनात्मकता के परिप्रेक्ष्य में विश्व के देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। नई नीति बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावशाली कानून तथा विधायी ढांचा तथा IPR के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने की बात करती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इससे सब ज़्यादा फायदा किसे होगा। एक तथ्य यह भी वर्तमान में ज़्यादातर पेटेंट विदेशियों के नाम है। भारतीय तो पेटेंट भी के बजाय ट्रेडमार्कों के आवेदन करता है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पास भारतीय कंपनियों द्वारा नई दवाओं के लिए किए गए आवेदनों ने कभी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। ऐसे में पेटेंट सुरक्षा संबंधी नियमों को सरलीकरण मजबूती से घरेलू आवेदकों से ज़्यादा तो विदेशियों को ही फायदा होगा। देखिए यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर एक नीति एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस नीति में कहीं अनिवार्य लाइसेंस शब्द का जिक्र नहीं किया गया। बस एक जगह यह कहा गया कि भारतीय संहिता में विधायी रिक्ति और लचीलेपन का प्रयोग जारी रखेगा। परंतु देखिए यहाँ पर परंतु अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने USTR को दिए दस्तावेज में उद्घाटित किया कि भारत सरकार अनिवार्य लाइसेंस जारी न करने का मौखिक आश्वासन दिया है। यह लोक स्वास्थ्य के हित में एक चिंताजनक पहलू है। देखिए नई नीति बौद्धिक संपदा को एक वित्तीय संपत्ति और आर्थिक उपकरण की तरफ बढ़ावा देती है, परंतु नीति निर्माताओं ने इस बात पर गौर नहीं किया कि किस प्रकार भारतीय बैंकों के किंगफिशर ब्रांड पर भरोसा कर विजय माल्या को धनराशि जारी की और उग लिए गए। देखिए यह नीति आपको वाणिज्यिकरण के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व बढ़ाने तथा सरकारी एवं निजी प्रयोगशाला एवं संस्थाओं में अनुसंधान क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा देती है। अगर तथ्यों पर नजर डालें तो
अगर तथ्यों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में शोधार्थियों के लिए लगभग 20 वर्ष पहले से ही पेटेंट आवेदन करने संबंधी नीति बनी हुई है। लेकिन उस नीति के बावजूद इन संस्थानों से आपको आय अर्जित करने वाले पेटेंट नहीं मिल पाए हैं। वर्ष 2001 से 2010 तक के CSIR के अधिकांश पेटेंट अपनी लाइसेंसिंग के जरिए पेटेंट आवेदन की कुल लागत का 4 से 5% भी अर्जित नहीं कर पाए हैं। एक बात यह भी है कि भारत में विश्वविद्यालय और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के साथ उद्योगों की सहभागिता लगभग नगण्य है। जहाँ तक सरकार द्वारा आपको वित्त पोषित प्रयोगशालाओं को उनकी शोध उपलब्धियों के पैटर्न के लिए प्रोत्साहित कर निजी क्षेत्र से अपने शोध योगदान में लिए धन अर्जित करने का अनन्य अधिकार दिए जाने का प्रश्न है। तो इस कदम से करदाताओं को पर ही दोहरा बोझ पड़ेगा, क्योंकि जो भी उत्पाद तैयार होगा उसमें सही खर्चों को शामिल किया जाएगा। और फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको है कि इसमें जो आपको है देखिए क्या इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भविष्य में भारत के विकास की एक महत्वपूर्ण आधारशिला हो सकती है। देखिए यहाँ पर रचनात्मक और नवाचार ऊर्जा के भंडार का यदि सही तरीके से दोहन किया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सही क्षेत्रों में विकास गति तीव्र भी मिलेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य सबसे जरूरी बात यह है कि किस प्रकार इस नीति द्वारा विदेशी निर्माताओं आविष्कारों को नवोदित स्वदेशी उद्यमियों के हितों में संतुलन बना कर रखा जाएगा। यदि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हितों और विशेषकर स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान रखते हुए नीति का कार्यान्वयन किया गया कि तभी वह नीति भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी। हालांकि नीति के लक्ष्य और मिशन स्पष्ट हैं, परंतु अभी इसे अनेक कसौटियों पर खड़ा उतरना है। साथ ही अभी यह भारत में बौद्धिक संपदा के समुचित सृजन एवं विकास के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपको क्या साथ ही अभी यह भारत में बौद्धिक संपदा को समुचित सृजन एवं विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। उम्मीद है कि इस नीति कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को हल करने पर वह अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। यह अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकेगी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर देश के समावेशी विकास से कितना सफल है मनरेगा। देश के समावेशी विकास से कितना सफल है मनरेगा। यहाँ पर देश के समावेशी विकास में कितना सफल है मनरेगा। देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि भारत गांव में बसता है। उनका कहना था कि जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमा और जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा है उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। देखिए वो होगा, देखिए क्या उससे कुछ लाभ पहुंचेगा, देखिए क्या उससे वो अपने जीवन और भाग पर कुछ काबू रख सकेगा। यानी क्या हम उससे देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर जो कहा यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों के स्वराज को उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है। देखिए ठीक यही सिद्धांत एक राजकीय सरकार पर भी लागू होता है। सरकार की नीतियाँ अच्छी है या बुरी, सफल है या असफल, इसका निर्णय इस बात से होता है कि इन नीतियों का लाभ समाज में अंतिम पैमाने पर खड़े व्यक्ति को कितना मिलता है। गांधी जी ने इसी दर्शन को आधार मानकर हमारी अब तक की सरकारों ने अपनी जनकल्याणकारी छवि के निर्माण का प्रयास किया है। देखिए फिर चाहे पंडित नेहरू के समय में
पंडित नेहरू के समय में आपको धनी देखिए पंडित नेहरू के समय बने पंडित नेहरू के समय में देखिए पंडित नेहरू एक मिनट यहाँ जो पंडित नेहरू के समय में बने प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो सरकारों ने देश से करीबी उन्होंने को खासा मत दिया है। हाँ इस कार्य में सफलता कितनी मिली यह एक अलग चर्चा का विषय है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा गया आपको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना काम के बदले अनाज कार्यक्रम और मनरेगा एक ऐसी लंबी फहरिस्त है ग्रामीण रोजगार की दिशा में शुरू की गई अब तक की इन योजनाओं मनरेगा की यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण पेशे रोजगार गारंटी अधिनियम बना दिया गया है। देखिए आपको हाल ही में UNDP द्वारा जारी की गई ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च 2015 में भी मनरेगा का उल्लेख विश्व में किया जा रहा है सामाजिक घटनाओं के सामाजिक देखिए यहाँ पर क्या विश्व में किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा देखिए आपको मनरेगा का उल्लेख विश्व में किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा उपायों में से एक मील के पत्थर के रूप में साबित किया गया है। गौरतलब मनरेगा की तुलना बांग्लादेश देखिए यहाँ पर क्या मनरेगा की तुलना बांग्लादेश अर्जेंटीना और नेपाल में चलाए जा रहे जिन कार्यक्रमों से की गई है वे सभी कार्यक्रम लाभार्थियों के समावेश की दृष्टि से मनरेगा की तुलना में अत्यंत सीमित दायरे वाले हैं। फिर आपको आगे आप देखिए इस कार्यक्रम उद्देश्य यहाँ पे क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक रविवार के ऐसे व्यक्ति सदस्य जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक है उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक गारंटी रोजगार मुहैया कराना है। हालांकि मनरेगा के अंतर्गत कामगार को अपने निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि में ही काम प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कार्यस्थल की दूरी उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक है तो वह परिवहन भत्ते का हकदार होगा। इस कार्यक्रम की एक खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को विशेष बता दी गई है। मनरेगा तथा लाभार्थियों कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। साथ ही अकेली देखिए यहाँ पर क्या कि साथ ही अकेली रहने वाली विकलांग महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। उल्लेखनीय मनरेगा के तहत कार्यान्वित होने वाले परियोजना कार्यों में ठेकेदार और शारीरिक श्रम की जगह प्रयुक्त होने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित है। मशीनों का प्रयोग वहीं होगा जहाँ कार्य की गुणवत्ता एवं टिकाऊपन के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। व्यापक अर्थों में देखें तो इसने देखिए गांधी जी के श्रम की गरिमा की धारणा को साकार किया। साथ ही अगर मनरेगा के सामाजिक आधार पर प्रकाश सामाजिक आर्थिक सामाजिक यहाँ पर जो कहा गया उसके साथ देखिए आपको यहाँ पर लेकिन इस स्थिति में देखिए क्या राज्य द्वारा अधिसूचित दरों के अंतों का 1 मिनट कहाँ पर था। देखिए यहाँ पर क्या कि 1/3 महिला होनी चाहिए। देखिए साथ ही अकेली रहने वाली विकलांग महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। और उल्लेखनीय कि मनरेगा के तहत कार्यान्वित होने वाले परियोजना कार्यों में ठेकेदार और शारीरिक श्रम की जगह प्रयुक्त होने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित है। मशीनों का प्रयोग वहीं होगा जहाँ कार्य की गुणवत्ता में टिकाऊपन एवं के लिए आवश्यक के लिए करना टिकाऊपन के लिए ऐसा करना अति आवश्यक हो। व्यापक अर्थों में देखे तो इसने गांधी जी की श्रम की गरिमा की धारणा को साकार किया है। साथ ही अगर मनरेगा के सामाजिक आयाम पर प्रकाश डाले तो यह ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रभावी उपकरण साबित होगा। फिर देखिए यहाँ पर जहाँ तक मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी का प्रश्न है तो इस संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के पास मजदूरी दर के निर्धारण का अधिकार है। हालांकि राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर की तुलना में अधिक मजदूरी पर निर्धारित करने का भी अधिकार है। लेकिन इस स्थिति में केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिसूचित दरों में के अंतर का भुगतान राज्य सरकार को करना होता है। हालांकि मनरेगा केंद्र प्रायोजित योजना है इसके लिए इसका वित्त पोषण मुख्यतः केंद्र द्वारा ही किया जाता है।
परंतु कुछ लागतों का वहन राज्य सरकारों को भी करना पड़ता है। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या कि उल्लेखनीय है कि मनरेगा ग्रामीण भारत का आर्थिक समावेशन की दिशा में एक केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसलिए शुरुआत से इस पर भारी भरकम धनराशि का व्यय किया जा रहा है। इस समय मनरेगा के माध्यम से आपको 13 करोड़ परिवार के लगभग 28 करोड़ 13 करोड़ परिवार के लगभग 28 करोड़ कामगारों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध है इस कार्यक्रम में। देखिए यहाँ पर इस कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत के वित्तीय समावेशन में कितनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई, इस बात का अंदाजा तो इसी तरह से लगाया जा सकता है कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के ग्रामीण जनसंख्या संबंधी आंकड़न के मुताबिक प्रत्येक 3 ग्रामीण परिवारों से एक को मनरेगा का लाभ मिला है। अगर इस बात की हम और भी गहराई से तहकीकात करें तो नेशनल अकाउंटिंग और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER का मानना है कि मनरेगा शुरू होने से पहले 42% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे तरीके मनरेगा की शुरुआत के बाद इसमें 30% भागीदार ग्रामीण गरीब जनसंख्या की रही है, जबकि गैर गरीब जनसंख्या 21%। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि मनरेगा ने सबसे अधिक ग्रामीण गरीबों को आकर्षित किया है। व्यवहारिक रूप से भी यह स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि गरीब एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के लिए गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर मनरेगा के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की हम तथ्यात्मक पुष्टि करें तो मनरेगा ने 32% तक ग्रामीण गरीबी को कम किया, जबकि एक बड़े जनसमूह को गरीबी रेखा के नीचे जाने से रोका। जानकारों का कहना है कि मनरेगा के चलते जहां ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि हुई है, तो वहीं श्रमिकों द्वारा मोल भाव करने की क्षमता बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है। इसका परिणाम यह हो कि एक बड़ी ग्रामीण आबादी कुल आय में वृद्धि हुई, फलस्वरूप उनकी क्रय शक्ति बढ़ी, जिससे मांग में वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा घरेलू बचत में वृद्धि हुई। फिर आप आगे देखिए यहाँ पर क्या कि मनरेगा ने ग्रामीण जनसंख्या के वित्तीय समावेशन में भी बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे गांव एवं परिवार जिन्होंने मनरेगा में भाग लिया उनकी स्थानीय साहूकारों पर निर्भरता काफ़ी घटी है। इसका एक मुख्य कारण मनरेगा द्वारा सीधे भुगतान हेतु बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस खातों का प्रयोग करना रहा। इतना ही नहीं, जिन गाँव में मनरेगा के कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ इसमें कार्य कर ले गरीब घरों के बच्चों के शिक्षा स्तर में बेहतर सुधार भी देखा गया है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जिस समय विश्व अर्थव्यवस्था भारी मंदी के दौर से गुजर रही थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि इसका कारण ग्रामीण भारत में बढ़ी हुई मांग एवं बचत हो सकती है, जिस मनरेगा की भी अहम भूमिका है। गौरतलब है कि मनरेगा से ग्रामीण जनसंख्या की वित्तीय समावेशन में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे गाँव एवं परिवार जिन्होंने मनरेगा में भाग लिया उनके स्थानीय साहूकारों पर निर्भरता काफ़ी घटी है। इसका एक मुख्य कारण मनरेगा द्वारा सीधे भुगतान हेतु बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस खातों का प्रयोग करना रहा है। इतना ही नहीं, जिन गाँव में मनरेगा कार्यक्रम चल रहे वहाँ इसमें कार्य कर ले गरीब घरों के बच्चों के शिक्षा स्तर में बेहतर सुधार भी देखा गया है। देखिए, जैसा कि इस बात की चर्चा हमने पहले भी की थी कि महिला सशक्तिकरण में भी मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। दरअसल मनरेगा लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य, अतः इसका स्पष्ट लाभ महिलाओं को भी मिला है। मनरेगा के उद्देश्य में महिलाओं को सम्मानजनक कार्य दशाएं, समान मजदूरी का भुगतान और निर्णय निर्धारण निकायों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी शामिल है। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले महिला प्रतिभागियों को मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अतः निश्चित ही मनरेगा ने महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारा है। फिर देखा जाए तो सामाजिक
देखिए, देखा जाए तो सामाजिक समता को स्थापित करने में भी मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंतर्गत दिए जाने वाले कार्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी काफ़ी अधिक है। ध्यातव्य है कि वित्त वर्ष 2011 का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी क्रमशः 13, 31% 21% रही थी। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या, हालांकि इसके बाद इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई, परंतु इसके बावजूद अनुसूचित जातियों की भागीदारी 20% अधिक रही है। देखिए अधिक रही है। देखिए इस बात में यहाँ पर क्या, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक समावेशन के साथ विशेषकर महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में मनरेगा एक क्रांतिकारी पहल है। देखिए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ देखिए क्या कि, लेकिन ऐसा भी आपको क्या लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह कार्यक्रम पूर्णतः खामियों से मुक्त है। देखिए एक तरफ जहाँ सरकारी आंकड़े मनरेगा की सफलता का यशगान कर रहे हैं, तो वहीं एक बड़ा धड़ा इसकी आलोचना भी कर रहा है। अगर इससे जुड़े व्यवहारिक तथ्यों पर दोहराएंगे तो इसमें 30% ग्रामीण, इसमें 30% हिस्सेदार ग्रामीण गरीबों के, जबकि दूसरी तरफ कुछ आंकड़े बताते हैं कि अभी भी 70% गरीब इस योजना के बारे में बाहर, इस गरीब 70% गरीब इस योजना के बाहर क्यों है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि ऐसा कार्यक्रम के खराब कार्यान्वयन का ही नतीजा है। दरअसल मनरेगा उस वक्त विवादों में और घिर गया जब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का खुलासा किया गया। क्या कि रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत बिहार, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में देश की कुल गरीब आबादी का 46% निवास करता है, जबकि इन राज्यों के कुल आवंटन का महज 20% ही दिया गया है। जबकि इन राज्यों कुल आवंटन का महज 20% ही दिया गया है। यहाँ देखिए इसके अतिरिक्त भुगतान में विलम्ब और फर्जी हाजिरी रजिस्टर बनाकर फंड की निकासी जैसे मामलों में प्रकाश भी आए हैं। कई लोगों का तो यह भी मानना रहा है कि मनरेगा अंतर्गत ज़्यादातर अनुत्पादक कार्य ही किए जाते हैं। वरना इतना ही नहीं, ग्रामीण मजदूरी में भी वृद्धि का जो श्रेय मनरेगा को दिया जाता है, उसका भी कई अर्थशास्त्रियों ने खंडन किया है। कृषि लागत और मूल आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी का यह मानना है कि वर्ष 2007 के बाद वास्तविक खेती और मजदूरी की दर में दर में वृद्धि हुई है। मजदूरी दर में आपको वृद्धि हुई है, परंतु यहाँ पर क्या कि इसमें वृद्धि हुई है, दूसरी देखिए वृद्धि हुई है, परंतु इसका कारण मनरेगा से अधिक देश के संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ कृषि एवं निर्माण क्षेत्र में वृद्धि रही है। कृषि निर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि रही है। देखिए दूसरी तरफ यदि प्रवासन के प्रारूप को देखा जाए तो पता चला है कि अल्पावधि के लिए होने वाले प्रशासन के प्रवर्सन होने, देखिए अल्पावधि, देखिए यहाँ पर क्या देखा है, यदि प्रवासन के प्रारूप को देखा जाए तो पता चलता है कि अल्पावधि के लिए होने वाले प्रवासन एक बड़ा हिस्सा निर्माण क्षेत्र में आया, निर्माण क्षेत्र में गया है। अतः ग्रामीण एवं खेती और मजदूरी वृद्धि मूल्य अतः ग्रामीण एवं खेती और मजदूरी में हुई वृद्धि का कारण पूर्व में तेजी से मजबूत हुए निर्माण क्षेत्र को भी माना जा सकता है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों की राय भी देखिए, राय यह भी है कि मनरेगा के कारण छोटे एवं सीमांत किसान खेती छोड़कर मनरेगा में मजदूरी करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग यह तक भी देते हैं कि मनरेगा के चलते कृषि के महत्वपूर्ण मौसम में भी कृषि मजदूरी की कमी महसूस होती है। हालांकि भारत सरकार की समीक्षा रिपोर्ट इस बात का खंडन करती है। सरकार के अनुसार मनरेगा में ज़्यादा लोग तब आते हैं जब कृषि कार्य का मौसम नहीं होता है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसी समस्या है तो उसका एक बेहतर विकल्प यह हो सकता है कि हम मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों एवं कृषि के मध्य समन्वय स्थापित करें। लेकिन हालांकि इस बात को लगभग हर जगह स्वीकारा गया है कि मनरेगा एक अच्छी योजना है, परंतु आवश्यकता है तो इसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं विसंगति को दुरुस्त करने की वर्तमान सरकार ने भी अपने आरंभिक दिनों मनरेगा को कुछ अत्यधिक गरीब जिलों तक ही सीमित रखने की नीति अपनाने की कोशिश की, परंतु लगातार 2 वर्षों के सूखे ने जब कृषि क्षेत्र के सकल वर्धन को ऋणात्मक कर दिया, तब ग्रामीण क्षेत्र को राहत देने के लिए पुनः मनरेगा का सहारा लिया। मनरेगा का सहारा लिया गया था। देखिए हालांकि इस बार सरकार कुछ नई नीतियों देखिए यहाँ पर क्या कुछ नई नीतियों के साथ मनरेगा को भी अधिक मनरेगा को यहाँ देखिए क्या कि इसमें इस प्रकार एक मिनट फिर देखिए
परंतु लगातार 2 वर्षों से सूखे 1 मिनट ये तो हो चुका था। मनरेगा का सहारा लिया गया था। हालाँकि इस बात पर सरकार ने कुछ नई नीतियों के साथ मनरेगा को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास में दिख रही है। इस पर हमारा मनरेगा का ठीक तरीके से प्रयोग किया है तो यह महज एक कल्याणकारी योजना बनकर न रह जाने की बजाय ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। इस दिशा में सरकार द्वारा इस दिशा को सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम निश्चित ही सही सकारात्मक है। सही सकारात्मक है। आवश्यकता है तो बस इन सभी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की ऐसा करके ही हम ग्रामीण भारत को सशक्त बना सकते हैं।